हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में एमटीएस हवलदार के लिए ओरिजिनल पेपर को डिस्कस करेंगे, वो भी साथी चारों विषय के। मेरा मानना है साथी, यदि आप इस क्लास के पूरे 55 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आपकी शिफ्ट में डिट्टो यही सब सवाल मिलेंगे और बिल्कुल सेम पैटर्न पे सारे क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में मिलने वाले हैं, क्योंकि साथी सारे क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही दमदार होंगे जो 2025 के शिफ्ट में आने के लिए बिल्कुल अपने आप को रेडी कर चुके हैं। यही सब सवाल आप सभी को देखने को मिलेगा। तो साथी आज 1 सितंबर भी हो चुका है, यानी सितंबर का महीना आपका एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एसएससी एमटीएस लगातार एग्जाम होंगे, ये तो सभी को मालूम है। तो आप जानते हैं जो आपके एमटीएस के पेपर में सवाल आते हैं सेम साथ उसी के पैटर्न पे सीएचएसएल में भी आते हैं और आपका सीजीएल में भी आते हैं, ये आप सभी को मालूम है। तो साथ ही अब हम ये तीनों एग्जाम को टारगेट करेंगे, खासकर साथ ही हम लोग एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2025 को टारगेट करेंगे। तो आज के इस क्लास में पूरे 55 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आपको जीके का सवाल मिलेगा, इंग्लिश का सवाल मिलेगा, मैथ के सवाल और रीजनिंग के सवाल मिलेगा। तो आप सभी को मालूम है जो साथी एमटीएस हवलदार का पेपर होता है वो मेन तो आपका जीके और इंग्लिश पे डिपेंड रहता है, और हम मैथ रीजनिंग की बात करते हैं तो ये बस क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। लेकिन साथ ही आप सभी से बहुत बड़ी गलती हो सकता है यदि आप इस मैथ और रीजनिंग को हल्के में ले सकते हैं, और सभी स्टूडेंट ले भी रहे हैं, क्योंकि साथ ही टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें से केवल 12 क्वेश्चन ठीक करने होते हैं। मान लीजिए साथी आप पेपर देने गए, एक स्टूडेंट 150 नंबर में से 135 स्कोर किया, हम जीके इंग्लिश की बात कर रहे हैं, और आप भी साथी 135 स्कोर कर ले गए, तो आप दोनों का स्कोर क्या होगा? इक्वल हो गया। तो साथी याद रखिए किसको लिया जाएगा इसमें से? जिसका स्कोर साथी मैथ रीजनिंग में अच्छा रहेगा उसी को पहला प्राथमिकता दी जाएगी, ये बात याद रखिएगा। तो मेरे दोस्त, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा मैथ रीजनिंग को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, सारे क्वेश्चन को उसे भी करना है। मैथ रीजनिंग यदि आपका बेसिक क्लियर है तो हम आपसे कह सकते हैं कि आप 40 में से 35 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमटीएस और हवलदार के, जो पहला सेक्शन मैथ और रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। ओके दोस्त, तो चलिए आज के इस पूरे कंप्लीट पेपर को हल करते हैं, देखते हैं आज की इस क्लास में हम लोग कितना स्कोर करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी के बीच जीके आएगा, फिर इंग्लिश आएगा, फिर साथ ही मैथ आएगा और लास्ट में आपका रीजनिंग क्या आएगा। तो सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे। तो डेली क्लास सुबह 8 बजे, दोपहर 12:30 बजे और एक शाम में 6:30 पर, और एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 3 नंबर मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। ये एमटीएस और हवलदार का पूरे पेपर का पैटर्न होता है। ओके, देखिए पहला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है? बताइए साथी, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है? तो सर जी अनुच्छेद 137 के अनुसार, यानी पहले का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 2 को। उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखा गया है? बताइए साथी, उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रेन ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो साथी याद रखिएगा सलमान रुश्दी के द्वारा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को। टैगा वन किस देश में पाए जाते हैं? बताइए साथी, टैगा वन किस देश में पाए जाते हैं? तो साथी याद रखिएगा टैगा वन रूस देश में पाए जाते हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? बताइए साथी, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो सर जी पहले नंबर पर तो यूपी है, तो सेकंड नंबर की बात क्या है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 5 को। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? बताइए साथी, खादी और
ग्रामोद्योग आयोग का जो अधिनियम था ये किस वर्ष पारित हुआ था? तो साथ ही याद रखिएगा 1956 में पारित हुआ था। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 6 को। फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई कितने मीटर की होती है? बताइए, फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई कितने मीटर की होती है? तो साथ ही याद रखिएगा 110 मीटर लंबाई होती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 7 को। हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है? बताइए साथी, हाफ मैन कप ये किस खेल से संबंधित है? तो सर जी ये तो लॉन टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए साथी, ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो साथ ही याद रखिएगा कर्नाटक राज्य है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम की है? तो ऑप्शन देखिए और बताइए कौन सी जनजाति सिक्किम की है? तो सर जी इनमें से तो केवल भूटिया ऐसी जनजाति है जो कि सिक्किम राज्य से बिलोंग करती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बताइए साथी, कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो साथी याद रखिएगा असम राज्य है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। भारत और भूटान के बीच की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? बताइए दोस्त, भारत और भूटान के बीच जो बीच सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? तो साथ याद रखिएगा 4 राज्यों से लगती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है? बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताइए साथी, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है? बताइए, दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है? तो साथ ही याद रखिएगा नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है दक्कन का पठार। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? बताइए साथी, कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? तो सर जी कोचीन बंदरगाह जो कि है पश्चिमी तट पर स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? बताइए, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो सर जी वर्ष 1986 में स्टार्ट किया गया था केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को हल करिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? बताइए, इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? देखिए, चिनाब तो सिंधु नदी की सहायक नदी है, ब्यास नदी भी है और रावी नदी भी है, लेकिन साथ ही गोमती नदी नहीं है। तो यही आप सभी का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। गुड़ी पड़वा त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? बताइए, गुड़ी पड़वा त्यौहार किस राज्य से बिलोंग करता है? तो सर ये तो महाराष्ट्र से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। दर्शना झावेरी किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? बताइए साथी, दर्शना झावेरी किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? तो सर ये तो मणिपुरी राज्य के लिए जानी जाती हैं, यानी बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। मणिपुरी नृत्य भी कह सकते हैं, मणिपुरी राज्य भी कह सकते हैं। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है? 1981 में अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? बताइए दोस्त, 1981 में अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था?
तो मेरे दोस्त याद रखिएगा केलुचढ़ महापात्र को, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 20 याद रखा है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सर जी ये तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या याद रखा है, तवा बांध किस राज्य में स्थित है? बताइए, तवा बांध किस राज्य में स्थित है? तो सर जी ये तो एमपी में यानी मध्य प्रदेश में तवा बांध स्थित है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 22 को, किसके उत्तरी भाग को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? बताइए साथी, किसके उत्तरी भाग को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो सर जी पश्चिमी घाट को, ऑप्शन यहाँ से आप सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 23 को, भारत के पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, भारत के जो पूर्वोत्तर रेलवे हैं इनका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो सर जी गोरखपुर में स्थित है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 24 को, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए दोस्त, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सर जी 1999 में की गई थी, बी ऑप्शन मेरे दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त 25 नंबर कॉल करिए। आईएमओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आईएमओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सर जी लंदन में स्थित है आईएमओ का हेडक्वार्टर, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथ ही स्टार्टिंग जीके का 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो बताइए आप सभी का इन 25 क्वेश्चन में कितना स्कोर रहा? अब साथ ही जो क्वेश्चन आएगा आप सभी के बीच में वो इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, तो सारे इंग्लिश के क्वेश्चन तैयार करेंगे। लगभग साथ ही हम इंग्लिश के ना 40 से 42 क्वेश्चन के बराबर करेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि हर एक ऑप्शन को देखेंगे। जैसे देखिए क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। विग्रस का सिनोनिम्स क्या होता है? सिनोनिम्स मतलब क्या होता है? पर्यायवाची। विग्रस का मतलब होता है साथी, बताइए क्या होता है? ताकतवर। क्या होता है सर जी? ताकतवर होता है। या आप बोल सकते हैं साथी ऊर्जावान होता है, ऊर्जावान होता है। तो इसका सेम समानार्थी शब्द क्या होगा? एकेडमिक होगा। एकेडमिक मतलब क्या होता है? शैक्षणिक होता है। तो और एनर्जेटिक मतलब ऊर्जावान होता है। यही ऑप्शन भी आपका राइट आंसर लग रहा है। गार्डेड का मतलब क्या होता है? गार्डेड का मतलब होता है सर जी संरक्षित होता है। क्या मेरे दोस्त? संरक्षित होता है। तो ये ऑप्शन हो गया ना। फ्यूरियस मतलब क्या होता है? बिल्कुल उग्र। फ्यूरस, फ्यूरियस जैसे कि बिल्कुल गुस्से में उग्र व्यक्ति जैसे होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? फ्यूरियस। तो विग्रस मतलब ताकतवर, ऊर्जावान। तो बस इसका सिनोनिम्स क्या होगा? एनर्जेटिक होगा। एनर्जेटिक भी मतलब क्या होता है? ऊर्जावान होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 27 को, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एक शिफ्ट में 2 सिनोनिम्स आएगा और मान के चलिए 2 से 3 हर शिफ्ट का ये आपका एवरेज है एंटोनिम का। 5 क्वेश्चन तो भाई यही आपका आ जाएगा। 25 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाएंगे। अब जानते साथी, तो बताइए एंटोनिम मतलब विलोम शब्द। कॉन्ट्रारी का एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रारी का मतलब क्या होता है बताइए? चलिए फटाफट बताइए। सर जी कॉन्ट्रारी का मतलब होता है विपरीत, यानी जस्ट अपोजिट। क्या हो जाएगा साथी? इसका जस्ट अपोजिट। ट्रांसफॉर्मेशनल हो जाएगा, परिवर्तनकारी हो जाएगा। क्या? ट्रांसफॉर्मेशनल का मतलब क्या होता है साथी? परिवर्तनकारी होता है, परिवर्तनकारी होता है मेरे दोस्त, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। रिवर्स मतलब क्या होता है सर जी? उल्टा होता है ना साथी। रिवर्स मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। सिमिलर मतलब क्या होता है? बिल्कुल समान। सिमिलर मतलब क्या होता है? समान होता है। तो देखिए जैसे कॉन्ट्रेरी का मतलब विपरीत उल्टा होता है, तो सिमिलर मतलब समान हो जाएगा। फॉरवर्ड मतलब साथी क्या होता है? आगे होता है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। तो इस सवाल का ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दे रखा है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। भाई आप सभी को एडजेक्टिव का फिल इन द ब्लैंक्स करना है। जैसे दे नीडेड ए आंसर फॉर एवरी क्वेश्चन,
यानी साथी सवाल क्या पूछ रहा है, जैसे उनको आवश्यक है हर एक क्वेश्चन का आंसर। बताइए साथी प्रिसाइज, क्या फिल इन द ब्लैंक्स होगा। जैसे आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो किस में बात कर रहा है, जनरल में बात कर रहा है, तो यहाँ पे साथी क्या होगा, दे नीडेड प्रिसाइज आंसर फॉर एवरी क्वेश्चन। उन्हें हर प्रश्न के लिए एक उत्तर चाहिए था भाई। यानी ना जनरल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, यहाँ पे जो सेंटेंस में जनरल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, यहाँ पे साथी जो आपका कॉम्परेटिव सुपरलेटिव इसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो सही एडजेक्टिव होगा ना वो प्रीसाइज होगा। प्रीसाइज का मतलब होता है साथी क्या, सटीक होता है, सटीक होता है। तो दे नीडेड ए सटीक यानी प्रीसाइज आंसर फॉर एवरी क्वेश्चन। उन्हें हर एक प्रश्न के लिए एक उत्तर चाहिए था भाई। ओके, जैसे प्रीसाइजर मतलब कि क्या है, आपका प्रीसाइज एक गलत है साथी, क्या है, एक गलत वर्ड है। ठीक है, इसमें ग्रामेटिकल एरर है, जो कि सॉल्व का ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रीसाइज मतलब सटीक, ये बात याद रखिएगा आप लोग। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जैसे सी हैज अ मैग्निफिसेंट पर्सनॉलिटी, इसका राइट स्पेलिंग देखिए दीजिए क्या बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर में दोस्त। मैग्निफिसेंट का राइट स्पेलिंग क्या होता है, मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, जिसे हम सदी भव्य कहते हैं, बहुत ही शानदार। मैग्निफिसेंट का राइट स्पेलिंग होता है MAGNIFI होता है, CENT होता है। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है साथी भव्य होता है और बहुत ही शानदार होता है, ये बात याद रखिएगा। तो इस सवाल का देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट स्पेलिंग दे रखा है मैग्निफिसेंट का, तो यही ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। देखिए ये सवाल क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। आप सभी को सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन वर्ड बताना है। जैसे कवर्ड बाय, इसका मतलब क्या होगा, जैसे सवाल सेंटेंस को पढ़ा जाए, द वॉल्स ऑफ द मैरिज हॉल वर कवर्डेड बाय ब्यूटीफुल पर्पल कर्टन्स। बताइए सती क्या मतलब निकल के आ रहा है, इस सवाल का राइट आंसर है द वॉल्स ऑफ द मैरिज हॉल वर कवर्डेड बाय ब्यूटीफुल पर्पल कर्टन्स, मतलब विवाह मंडप की दीवारों सुंदर बैगनी पर्दों से ढकी हुई है। विवाह मंडप साथी आप देखते हैं जो दीवारें होती है वो कई पर्दों यानी कई प्रकार के पर्दों से ढकी रहती है, कहीं लाल रहेगा, कभी पीला रहेगा, कहीं ग्रीन से। तो इसमें क्या दिया साथी, विवाह मंडप की दीवारें जो है वो सुंदर बैगनी पर्दों से ढकी हुई है। तो इसमें कवर्ड बाय का मतलब क्या होता है, याद रखिए साथी, जब भी किसी सतह की किसी चीज से ढकी हुई है तो इस टाइम क्या होगा, क्या प्रयोग होता है, कवर्ड विथ होता है। क्या साथी, कवर्ड विथ होता है, न कि साथी कवर्ड बाय होता है। क्या होता है, कवर्ड विथ होता है। द वॉल्स ऑफ द मैरिज हॉल वर कवर्डेड विथ ब्यूटीफुल पर्पल कर्टेन्स। बाय की जगह विथ होगा, हमेशा याद रखिए, जब किसी सतह की किसी चीज से ढका हुआ हो तो इस टाइम साथी कवर्ड विथ का प्रयोग होता है, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 31 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हेस्ट का एंटोनिम बताइए, यानी विलोम शब्द है। हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी या उतावलापन, जिससे साथी जल्दबाजी कोई कर देता है। तो आप सभी को पहले सेक्शन में यानी जल्दबाजी नहीं करना है। जो मैथ रीजनिंग, मान लिया आपका 135 स्कोर हुआ 150 में से, जीके इंग्लिश में ना हम जीके इंग्लिश की बात कर रहे हैं, और साथ ही अगला बंदा का भी 135 हो गया। याद रखिए जो सबसे अधिक 40 क्वेश्चन में से किया रहेगा उसी को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, ये बात याद रखिएगा। तो इसलिए मैथ रीजनिंग के भी सवाल आप हल करेंगे। हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी, और साथ ही उतावलापन होता है, क्या उतावलापन होता है मेरे दोस्त, ये बात याद रखिएगा। स्पीड मतलब क्या होता है सर जी, गति होता है, गति। जस्ट अपोजिट बताना आप सभी को। डिले मतलब क्या होता है साथी, विलंब, लेट होता है, विलंब होता है। तो सर जी हॉस्ट मतलब उतावलापन यानी जल्दीबाजी, तो डिले मतलब क्या होता है साथी, विलंब, थोड़ा सा लेट, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ट्विस्ट मतलब क्या होता है, ट्विस्ट मतलब होता है मोड़ होता है भाई, किसी चीज़ में ट्विस्ट आ गया। क्विक मतलब शीघ्र होता है यानी जल्दी होता है।
शीघ्र बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द ओल्ड मैन शेयर्ड हिज विजडम विथ द यंग जनरेशन। बताइए साथी, राइट आंसर बताइए क्या बनेगा। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी बुद्धिमत्ता युवा पीढ़ी के साथ साझा की। यानी द ओल्ड मैन शेयर्ड, यानी एक बूढ़े व्यक्ति ने अपनी बुद्धिमत्ता विजडम विथ द यंग जनरेशन, यानी बूढ़े व्यक्ति ने अपनी जो बुद्धिमत्ता है ना वो युवा पीढ़ी में साथ क्या क्या शेयर यानी साझा की। तो क्या फिल इन द ब्लैंक्स होगा। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है साथी। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ। क्या होता है साथी, तुच्छ, जिसे हम तुच्छ बोलते हैं। सगैसियस का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान होता है। क्या सर जी होता है, बुद्धिमान होता है, ये बात याद रखिएगा। एफीमेरल का मतलब क्या होता है, क्षण भंगुर होता है। क्या सर जी, क्षण भंगुर होता है, ये बात याद रखिएगा मेरे दोस्त। फ्री वोलस का मतलब क्या, तुच्छ होता है। फ्री वोलस का भी मतलब होता है तुच्छ। तो क्या फिल इन द ब्लैंक्स होगा। द ओल्ड मैन शेयर्ड हिज सगेस, यानी बुद्धिमान विजडम विथ द यंग जनरेशन। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा, सगेस होगा। तो बूढ़े व्यक्ति ने अपनी बुद्धिमत्ता युवा पीढ़ी में क्या क्या पीढ़ी के साथ साझा की यानी शेयर की। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, वाक्य में बुजुर्ग व्यक्ति की बुद्धिमत्ता की बात हो रही है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 कॉल करिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। मुहावरा हल करिए। क्लियर एज मड। क्लियर एज मड का मतलब एक व्यंग्यात्मक यानी साथी सरकेस्टिक, जिसे आप लोग सरकेस्टिक बोलते हैं। सरकेस्टिक मतलब साथी कटु, निंदापूर्ण। सरकेस्टिक यानी निंदा, कटु, व्यंग्यात्मक, उसको क्या बोलते हैं, क्लियर एज मड। इसका मतलब क्या हो जाएगा। और जो आपका एक व्यंग्यात्मक होता है, इसका मतलब होता है एक साथी कुछ बहुत ही स्पष्ट या समझने में कठिन होना। भाई जिसका अर्थ होता है कि कुछ बहुत ही अस्पष्ट यानी बिल्कुल समझ में नहीं आना या समझने में कठिन होना, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लियर एज मड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने में बहुत ही दिक्कत आना, यानी डी ऑप्शन इस का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पॉजिटिव डिग्री। बताइए साथी, ये सवाल का राइट आंसर बताइए, आपको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। बताइए साथी, बिल्कुल परफेक्टली आंसर बताइए। तो सर जी जैसे यस इज नॉट बेटर देन हर्ष, यहाँ पे सर जी कंपेरेटिव सेंटेंस लग रहा है हमें, क्योंकि कंपेयर कर रहा है। यस इज नॉट बेटर देन हर्ष यानी भाई यहाँ पे कॉम्परेटिव हो रहा है सेंटेंस में। यस इज नॉट बेटर देन हर्ष यानी यस जो है वो हर्ष से अच्छा नहीं है, यानी कॉम्परेटिव सेंटेंस है। तो इसमें क्या क्या बदलाव होगा, किस में बदलना चाहिए, बताइए साथी। हम किस में बदल सकते हैं, पॉजिटिव डिग्री में। तो पॉजिटिव डिग्री में जब बदलेंगे तो इसका जो राइट आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, यस इज एज गुड, यस इज एज गुड एज हर्ष होगा। ये बात याद रखिएगा साथी, यस भी हर्ष जितना ही अच्छा है, यस भी हर्ष जितना ही अच्छा है, ये आपका पॉजिटिव डिग्री में आएगा। ये आपका कॉम्परेटिव सेंटेंस दिया है, यस इज नॉट बेटर देन, यानी इसमें क्या सेंटेंस में कंपेयर करा एक दूसरे का, तो इसमें आपको पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। तो क्या हो जाएगा, यस इज एज गुड एज हर्ष, यानी यस भी हर्ष जितना ही अच्छा है। तो देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो सर यस इज एज गुड एज हर्ष, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। ओके मेरे दोस्त, याद रखिएगा आप लोग। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35। राइट द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। कैरुसल का राइट स्पेलिंग बताइए। जैसे कैरुसल का मतलब होता है ना कि जैसे कोई छोटा बच्चा होता है उनके लिए छोटा सा जो सवारी होता है, छोटा सवारी होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं घूमते हैं ना, उनके लिए एक छोटा सवारी क्या बोलते हैं, कैरुसल। उसका राइट स्पेलिंग क्या होता है, CAROUSEL, CAROUSEL, यानी बी ऑप्शन देखिए राइट आंसर है।
छोटे बच्चों की घूमने वाली सवारी होती है कैरोसल। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर। स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिए, CAROUSEL। ओके मेरे दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को। देखिए 6 वर्षों के लिए 3% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि ₹4,000 पर साधारण ब्याज रुपीज में ज्ञात करिए। तो सर जी है तो हमसे मैथ का सवाल पूछ दिया भाई। हर शिफ्ट में 2 सवाल आएगा आपके पेपर में, बिल्कुल सेम सवाल आएगा, बिल्कुल सेम। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला? प्रिंसिपल रेट टाइम बटे में 100। प्रिंसिपल सबसे अधिक नंबर में होता है 4,000। रेट हमेशा परसेंटेज में रहता है जो कि 3% दिया है। आपका टाइम 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, बटे में 100 और ऊपर का गुणा करिए और नीचे 100 से भाग कर दिए। देखिए 100 में डबल जीरो है तो 4,000 का डबल जीरो काट दी यानी 40। 40 3 120, 3 चौक 12 120, 12 छंग 72 यानी 720 आ जाएगा। तो सर जी 400 पर साधारण ब्याज 3% 6 वर्षों के लिए कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथ ही एक सवाल आप बताइए हमें, तो इसका राइट आंसर क्या हो? जैसे 4,000 बताया आपने, तो हमें बताइए साथ ही 5,000 पे कितना होगा? चलिए कमेंट करके बताइए। सेम परसेंटेज रहेगा, 3% परसेंटेज रहेगा और टाइम आपका साथ ही 6 वर्ष दिया है और रेट आपका 3% दिया है और साथ ही प्रिंसिपल आपका 5,000 दे रखा है। हमने आपसे ऐसा ही पूछ दिया, बताइए क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताइए कितना आंसर आएगा इसका। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37। एक दुकानदार 20 केक बेचकर 4 केक का विक्रय मूल्य अर्जित करता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। सर जी ये जो सवाल हल कर दिया ना भाई, जान जाएंगे उसका प्रॉफिट लॉस कंप्लीट है। एक दुकानदार 20 केक बेचता है, 4 केक का विक्रय मूल्य अर्जित करता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। बताइए साथी, सवाल को ध्यान से समझिए, क्या सवाल बोल रहा है साथी। तो सही, जब दुकानदार 20 केक बेच रहा है तो उसको 4 केक का विक्रय मूल्य लाभ के बराबर हो रहा है ना साथी। जब दुकानदार 20 केक बेच रहा है, 4 केक का विक्रय मूल्य अर्जित करता है, तो सर जी आप यहाँ ध्यान से देखिए ना, जब 20 बेच रहा है वो तो 4 केक का विक्रय मूल्य लाभ के बराबर हो रहा है, लाभ के बराबर होता है, आप सभी को मालूम होना चाहिए है ना साथी। विक्रय मूल्य लाभ के बराबर होता है, इसका मतलब कि जो असल लागत है वो कितने केक का होगा? 16 केक का। क्यों साथी? असल जो उसका लागत होगा वो साथी कितने केक के होंगे? वो 16 केक के। तो साथी जिन पर हम लाभ निकाल सकते हैं, लाभ परसेंटेज यानी लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 बेचा हुआ माल, लाभ कितना हुआ साथी? 16 केक हो रहा है और मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 का भाग 100 में देंगे तो 25%, यानी साथी लाभ प्रतिशत कितना होगा? 25% हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी क्या काम का, जब आपको नहीं समझ में आए तो आपको सिंपल क्या कहना है, आपका 20 में से 4 को कम कर देना है 16। 4 के हमेशा आप जानते हैं जब भी लाभ निकालते हैं तो एसपी ऊपर आता है, बटे में आपका 100 प्लस जो लाभ होता है तो 100 ये कितना आएगा? 16 के बराबर हमें लाभ हो रहा है तो 4 अपान में 16 इंटू 100 हो जाएगा। 4 कम 4, 4 चौका 16 और यहाँ पे कट जाएगा यानी 25% के बराबर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, ये बात याद रखिएगा। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38 को। किसी राशि रुपीज में 16% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से 2 वर्ष में ₹240 का साधारण ब्याज अर्जित कितना होगा? बताइए साथी, किसी राशि पर 16% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से 2 वर्ष में 240 का साधारण ब्याज, यानी साथी देखिए सबसे पहले रेट दिया है 16%, टाइम दिया है साथी 2 वर्ष और देखिए 240 का साधारण ब्याज, यानी साथी सिंपल इंटरेस्ट इस बार 240 दिया है और इस बार हमसे प्रिंसिपल पूछा है मेरे दोस्त, हमसे प्रिंसिपल पूछा है। फॉर्मूला आपका सेम लगेगा एसआई का, बस प्रिंसिपल इस बार हमें निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे? जैसे देखिए एसआई बराबर फॉर्मूला तो सेम रखेंगे, प्रिंसिपल रेट टाइम बटे में 100, सिंपल इंटरेस्ट 240 तो एसआई की जगह 240 रखिए। इस बार प्रिंसिपल पूछा है रेट 16%, टाइम 2 वर्ष बटे में 100,
देखिए साथी ध्यान से देखते रहिए हम कैसे काटते हैं। देखिए 16 का 240 में भाग कराएंगे कितना आएगा, 16 कम 16, 24 में 16 8 यानी 16 85। जब साथी 16 का भाग आप 240 में कराएंगे तो 15 बार में। फिर साथी देखिए यहाँ से ऊपर आपका यहाँ पे अभी 2 बच रहा है, 2p बच रहा है, 2p बचा। फिर साथी ये 15 का मल्टीप्लाई जब साथी हम 100 में करेंगे तो कितने के बराबर के बीच हो जाएगा, ये सर जी 1500 के बराबर हो जाएगा। तो साथी p का आधा यानी इस p जब इधर करेंगे 2 आपका राइट साइड जाएगा तो 2 बटे भाग कर देगा, यानी 1500 का आधा कितना हो जाएगा साथी, p बराबर 750 हो जाएगा। तो यही तो आपका आंसर हो जाएगा 750, यानी 240 का साधारण ब्याज जो आपका प्रिंसिपल आएगा वो 750 रुपये आएगा। ओके मेरे दोस्त, ये बात याद रखिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ तक आप सभी को किसी प्रकार का दिक्कत हो कमेंट करके बताइए। ओके मेरे दोस्त, नेक्स्ट सवाल पे बढ़ा जाए। बिल्कुल सर जी, चलिए अगला सवाल कॉल करिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 39 क्या दे रखा है, यदि प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। तो सर जी ये सवाल में क्या बोला है, प्लस को भाग में बदलना है, प्लस को भाग में बदलना है और साथ ही गुणा को माइनस में बदलना है। इसी समीकरण में बताइए साथी कितना आंसर आएगा। हल करिए आप लोग, तो 1 मिनट के समय आप सभी के पास है इस सवाल को हल करने के लिए। जैसे देखिए सवाल, पहले सवाल जो आपका समीकरण दिया इसको कंडीशन को फॉलो करेंगे प्रश्न के अनुसार। जैसे देखिए 48 है, 48 के बाद देखिए गुणा है, गुणा को किस में बदलना है, गुणा को माइनस में बदलना है, तो माइनस यहाँ पे 16 हो जाएगा। 16 के बाद देखिए माइनस है, माइनस को किस में बदलेंगे सर जी, गुणा में, तो गुणा में 20 हो जाए यहाँ पे। 20 के बाद देखिए भाग है, भाग को किस में बदलना है, प्लस में बदलना है, तो भाग की जगह प्लस रख दिया 21। 21 के बाद देखिए प्लस है, तो प्लस को किस में, भाग में, यानी साथ ही प्लस की जगह भाग रख देंगे 7। अब इसमें बॉडमस के नियम लगा सकते हैं। देखिए यहाँ से 48 माइनस 20 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे, 16 दूना 32 यानी 320 हो जाएगा। इधर से 320 प्लस 7 का भाग 21 में देंगे, 3 बार में आ जाएगा। फिर साथ ही देखिए यहाँ से 48 यहाँ पे प्लस 3 यानी प्लस 48 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। 51 में से 320 को कम करना है, यानी 51 तो छोटा है, 320 बड़ा है, यानी हमारे आंसर माइनस में आएगा। क्योंकि जब भी साथी आप बड़े छोटे में से बड़ों को कम करते तो माइनस लगता है। पहले सबसे पहले हम माइनस का साइन लगा देंगे। अब 320 में से 51 को घटा दीजिए। देखिए यहाँ पे 51 जब रखेंगे तो 10 एक कैरी देगा, 10 में से 1 घटाएंगे 9। फिर साथी यहाँ पे 1 कम हो चुका है। फिर मेरे दोस्त 11 में से 4 घटाएंगे, कितना आएगा भाई, 1 सेकेंड, 11 में से 5 6 यानी 6 आएगा साथ यहाँ पे। फिर यहाँ पे 3 1 इसको दे दिया यानी 269, यानी मेरे दोस्त कितना आंसर आएगा, माइनस 269 आंसर आएगा। 320 में से 51 घटाएंगे 269 तो माइनस माइनस का साइन लग जाएगा, यानी सॉल्व का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, ये बात याद रखिएगा। चलिए साथी अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दे रखा है, निम्नलिखित समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। 2 सवाल ये आपके पेपर में आएगा, हर शिफ्ट में यही 2 सवाल आएंगे भाई। सवाल देख लीजिए, जैसे क्या दे रखा है, सवाल क्या बोला है, निम्नलिखित समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। यानी यहाँ पे राइट साइड में 5 है ना, तो आपको यानी RHS बराबर LHS लाना है, यानी 5 बराबर 5 लाना है, वो भी साथ ही ऑप्शन की मदद से। जैसे पहला ऑप्शन है ना भाग और माइनस, तो भाग और माइनस को आपस में चेंज करेंगे इसी समीकरण में, और चेंज करने के बाद हल करेंगे उसे। हल करने के बाद आप देखें क्या 5 आंसर आ रहा है, यदि 5 आंसर आ गया तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथी पहला ऑप्शन हम उठा रहे हैं, भाग और माइनस को आपस में बदलेंगे। देखिए 15 गुणे 14 माइनस है, माइनस की जगह भाग रख देंगे 8। देखिए साथी डायरेक्ट 8 का भाग 14 में जाएगा नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। हमेशा याद रखिए इस सवाल में ना डायरेक्ट जब भाग कटे ना तो वही आपका 90 to 95% सवाल सही होता है, तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। फिर साथ ही ऑप्शन भी देखिए, भाग और प्लस को आपस में बदलेंगे। जो ऑप्शन उठाइएगा, जो ऑप्शन में साइन दिया बस उसी को बदलना है, सबको नहीं बदलना है। देखिए 15 गुणे 14, 14 के बाद देखिए माइनस है तो माइनस को एडजस्टिज रह देंगे, दे देंगे। 8 के बाद देखिए प्लस, प्लस की जगह भाग। देखिए साथी ये प्लस के बाद बाहर 12 का भाग डायरेक्ट 8 में जाएगा नहीं,
पॉइंट में आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन बी भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों नहीं होगा। फिर साथ ही ऑप्शन सी पे बढ़ेंगे, गुणा और माइनस को आपस में बदलेंगे। देखिए 15 गुणा है तो माइनस में बदलेंगे, 14 14 इसको माइनस से माइनस में गुणा में चेंज करना, 8 8 के बाद प्लस 12 और भागे 4 बराबर 5। यही में 5 आंसर लाना। देखिए इस बार डायरेक्ट कटा हो सकता है, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। 15 माइनस 14 का मल्टीप्लाई 8 में कर देंगे और कितना होता है 14 7 98, 14 8 112 112 प्लस 4 का भाग 3 में देंगे 3 बार में। अब यहाँ पे प्लस 3 और यहाँ पे प्लस 15 यानी 18 18 में से 112 घटाएंगे तो माइनस में से रहेगा। तो सर जी हमारा ऑप्शन सी भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा। तो अब हमें पूरी तरीके से मालूम हो चुका है कि ऑप्शन डी होगा, यानी गुणा और प्लस को आपस में बदलना है। देखिए 15 गुणा है तो गुणा को प्लस में बदलेंगे, 14 14 के बाद देखिए माइनस 8 8 के बाद देखिए प्लस है, प्लस को गुणा में चेंज करेंगे, 12 भाग 4 बराबर 5। यही 5 आंसर लाना है। देखिए अब इस बार हम क्या करेंगे, तो 15 प्लस 14 माइनस 4 का भाग 12 में देंगे 3 3 का गुणा 8 में कर देंगे 24। तो एक बार भाग हमने 4 का पहले 12 में दिया, 3 3 का मल्टीप्लाई 8 में किया 24 आ गया, डायरेक्ट यहाँ पे 24 लिख दिया, बराबर ही 5 आंसर लाना है। फिर साथ देखिए यहाँ पे कितना ये दे रखा है आपका 15 और 14 कितना हो जाएगा 29 29 में से 14 कम कर दिए 5, देखिए 5 बराबर 5 आ गया, जो कि साथ ही डी ऑप्शन रखने से। किसी प्रकार का दिक्कत इस सॉल्व कॉल करने में? बिल्कुल नहीं सर जी। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 41 क्या दे रखा है, अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? बताइए साथी इस सॉल्व का राइट आंसर क्या होगा? हमने आपको कितनी बार सॉल्व करा दिया है, जब भी अक्षर का श्रृंखला आए तो सबसे पहला हर एक अक्षर का उठाइए। जैसे यस के जी का पहला अक्षर यस उठा लीजिए, क्यू भी आई का पहला अक्षर क्यू उठा लीजिए, ओ टी के का पहला अक्षर ओ उठा लीजिए, यम आर एम का पहला अक्षर एम उठा लीजिए, उसका तुरंत कोड कर दीजिए। यस 19 होता है, क्यू 17 होता है, ओ 15 होता है, एम 13 होता है। 19 से 17 -2 किया, 17 से 15 -2 किया, 15 से 13 -2 किया, उसके साथ ही 13 से 2 कम कर देंगे 11 11 पे कौन अक्षर के। अब हमें ये मालूम हो गया कि हमारा जो आंसर आएगा वो के से आएगा, है ना साथी। देखिए अब ऑप्शन पे जाइए, कौन सा ऑप्शन के से स्टार्ट किया है? पहला ऑप्शन एल से स्टार्ट किया है, नहीं होगा। ऑप्शन बी एल से स्टार्ट किया, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी होगा या तो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि दोनों में के है। फिर साथ देखिए सेकेंड वाला जो है आपका पी किया है, जो ऑप्शन सी है के पी है, ऑप्शन डी के पी है, लास्ट का ओ पी है भाई। या तो लास्ट अक्षर यदि साथी हम हल कर लेते हैं तो हमें या तो ओ मिल जाएगा या तो पी मिल जाएगा, हमें आंसर मिल जाएगा। ये तो हमें क्लियर है, हो गया ना कि हमारा जो ऑप्शन है वो तो के से है। फिर साथी या तो ऑप्शन सी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। अब इसमें भी हमारे लिए चुनौती है, क्योंकि देखिए पी पी है तो हम ये दोनों को हल नहीं करेंगे भाई, क्योंकि पी पी तो मालूम है कि कोई हल करेंगे पी आएगा। यदि साथी हम लास्ट के अक्षर को हल कर लेते हैं, यदि लास्ट के अक्षर को हल करते हैं या तो ओ आएगा या तो पी आएगा, इसी दोनों में से कोई अक्षर आएगा तो हमारा आंसर आएगा। जैसे देखिए जी है, लास्ट अक्षर हम हल करें, यस यस एक्स जी का लास्ट अक्षर जी है, क्यू भी आई का लास्ट अक्षर आई है, और ओ टी के का लास्ट अक्षर के है, और एम आर एम का लास्ट अक्षर एम है। देखिए जी 7 होता है, आई 9 होता है, के 11 होता है, एम 13 होता है। 7 से 9 + 2 किया, 9 से 11 + 2 किया, 11 से 2 + 2 किया, 11 से 13 + 2। तो इसी प्रकार 13 में 2 जोड़ देंगे 15, 15 पर कौन होगा ओ हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो के लास्ट में और के आपका स्टार्टिंग में, ओ आपका लास्ट में। देखिए ऑप्शन सी है, यही तो आपका आंसर हो जाएगा। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बताइए। बिल्कुल नहीं सर जी। चलिए मेरे दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या दे रखा है, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 16 176 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 21 231 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 33 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चलिए साथी जरा सा हल करके बताइए आप लोग। तो 16 का रिलेशन 176 है, 21 का रिलेशन 231 है, बताइए कैसे हल करिए इस सॉल्व का राइट आंसर। दिमाग लगाइए मेरे दोस्त, आप सभी को इसमें क्या काम करना है, इसमें गुणा करना है, जोड़ करना है, घटाना करना है, भाग करना है। किससे?
आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए। यदि साथी यदि हम ध्यान से देखेंगे, पहले एक को चेक करते हैं, 16 से 176। यदि साथी हम 16 का मल्टीप्लाई 10 में करते हैं तो कितना आता है, 160 आता है। फिर इसी 16 को इसमें जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 176 हो जाएगा। क्यों साथी, पहले देखिए 16 का मल्टीप्लाई 10 में किया 160 है, फिर जो 16 ने इसी को जोड़ दिया, जो आपका 160 आया है, जो पहले 10 का आपने मल्टीप्लाई किया 16 में 160, फिर इसे 16 को जोड़ दिए 176 हो जाएगा, है ना साथी। 160 और 16 कितना हो जाएगा, 176 हो जाएगा ना। फिर देखिए 21 का रिलेशन 231 है, तो 21 का जब साथी आप लोग मल्टीप्लाई 10 में करते हैं तो कितना आता है, 210। फिर इसी 21 को फिर इसी साथी 210 में जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, 231 बन जाएगा। बस यही काम करें, यानी साथी जो आपका नंबर है उसमें पहले 10 का मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर जो नंबर मल्टीप्लाई किया ना उसी को जोड़ दे रहा है उसी में। तो इसी प्रकार देखिए 33 का रिलेशन हमसे पूछा है, तो 33 में पहले साथी हम लोग 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, 33 दाम में 330। फिर इस 330 में फिर 33 को जोड़ देंगे, 30 प्लस 33 63 होता है, यानी 363 हो जाएगा, जो कि मेरे दोस्त ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना साथी। किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बताइए, बिल्कुल नहीं। चलिए भाई अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 43 क्या दे रखा है, एक निश्चित कोड भाषा में यदि हाउस को 67 लिखा जाता है तथा ग्राउंड को 83 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में किचन को कैसे लिखा जाएगा। ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइए जरा। तो यदि आपको भाई हर एक अक्षर का नंबरिंग नहीं मालूम है तो ये सवाल नहीं हल कर सकते, इसीलिए दे रहे हैं कि आप ए से लेकर जेड तक सभी अक्षरों का नंबरिंग तो कम से कम मालूम होना चाहिए, उसके लिए सवाल है भाई। यदि आप लोग सवाल का राइट आंसर नहीं देते तो समझिए आपके लिए दिक्कत है भाई, कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 44 क्या दे रखा है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, जरा सा हल करिए साथी। तो 4 से 27 -27 -27 से -58 -58 से -89 -89 से -120। तो साथी हम उल्टा चलेंगे इस बार, इस समीकरण में हम उल्टा चलेंगे। जैसे 120 में से 89 कैसे हुआ होगा साथी, तो इसमें साथी हम क्या दिमाग लगा सकते हैं, तो इसमें 31 माइनस क्या है, यदि साथी हम 120 में से 31 को कम करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, 120 में से 31 को कम करिए कितना आएगा, एक इसको देगा 10, 10 में से घटेगा 9 और 11 में से 3 घटेंगे 9, यानी 89। देखिए -31 कम क्या, यानी 120 में से साथी 89 कैसा आया, -31 कम किया। फिर साथी देखिए 89 से 58, यानी फिर साथी इस 89 में से 31 को कम करिएगा, देखिए आप 58 हो जाएगा, यानी फिर -31 कम किया, ठीक है सर जी। फिर -58 से 27 -27, फिर साथी यदि आप -31 और -27 करेंगे तो -28 आ जाएगा, यानी -58 में से 31 को कम करेंगे तो -27 हो जाएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल ठीक है। फिर साथी -31 में से -27 को कम करेंगे तो +4 आ जाएगा आपका। तो ये तो हमें मालूम हो चुका है साथी, -31 काम कर रहा है। तो इसी प्रकार साथी इसमें यदि हम लास्ट में -151 रहता तो हमारा आंसर ठीक रहता है, क्योंकि -31 कम करिए, देखिए आपका 120 आ जाएगा, जो कि साथी माइनस में आंसर आएगा -151, जो कि ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए किसी प्रकार की दिक्कत। और इस प्रकार भी देख सकते हैं, जैसे आपको मान लीजिए ये 4 प्लस समझ में नहीं आ रहा है, 27 से 58 सीरीज बढ़ रहा है, यानी 27 से 58 कैसे गया होगा, 31 गया होगा, फिर 58 से 89, फिर 31 जोड़ा है, फिर साथी 89 से 120, फिर 31 जोड़ा है। तो इसी प्रकार 20 में और साथी 31 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 151 हो जाएगा, बस माइनस का साइन लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका। और देखिए कोई आंसर है नहीं, ये प्लस में तो आएगा नहीं क्योंकि माइनस में सब साइन दिया है, तो ये आंसर हो जाएगा -151। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए इसी बात पर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या दे रखा है, एक निश्चित कुट भाषा में ही में ईट राइस को KIMIJILI लिखा जाता है और सी विल लाइक राइस को NIQIMIPI लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में राइस को कैसे लिखा जाएगा। तो साथी आप सभी से केवल सिंपल राइस का पूछा है, राइस पूछा है, हमने आपसे क्या बताया है, जब सिंगल पूछे तो सबसे पहले दोनों में कॉमन देखना है। तो सर जी ही मेट इट राइस, राइस इसमें भी है, ही मेट इट राइस में, उसके बाद साथी सी विल लाइक राइस में भी है, यानी साथी राइस जो है वो दोनों में कॉमन हो चुका,
जब दोनों में राइस कॉमन हो गया तो हमारा जो कोड हुआ होगा वो भी कोई अक्षर होगा जो कि कॉमन होगा। जैसे देखिए क्या पहला कोड है KI MI JI LI, फिर साथ ही सेकेंड कोड क्या है NIQI MI का फोन, EMI दोनों में कॉमन है तो राइस का कोड क्या होगा MI हो जाएगा। बस यही काम करना है। जब भी साथी आप सभी से सिंगल पूछे तो सबसे पहले कॉमन देखना है। यदि कॉमन मिल गया दोनों में तो जो कोड हुआ है ना उसमें भी आपका कॉमन होगा। बस यही आप सभी का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 46। जैसे कॉपी का नंबर 2846 है, एप्स का नंबर 7321 है, आप सभी सिंगल पी पूछ दिया। इस बार सिंगल अक्षर पूछा है। जैसे कॉपी दिया है, कॉपी का कोड कितना है 2846, यानी साथी 4 अक्षर हैं और 4 अलग अलग नंबर कोड दे रखा है 2846। उसके बाद साथी एप्स हैं APES, एप्स के लिए कौन कौन नंबर है 7321। आप सभी से सिंगल पी का कोड पूछा है। देखिए पी इसमें भी है, कॉपी में भी है और एप्स में भी है, यानी साथी पी तो दोनों में कॉमन मिल गया। तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक किया नंबर भी ऐसा कोई है जो कि कॉमन होगा। कौन सा आपको नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है? देखिए साथी 2 आपका कॉपी में है और एप्स में भी 2 है, तो पी का कोड कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि मेरे दोस्त सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? बताइए साथ इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? देखिए गंगा बनाती है डेल्टा, ब्रह्मपुत्र बनाती है, गोदावरी बनाती है, लेकिन साथ ही तापी नदी नहीं बनाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 48। तक टोक उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? बताइए साथी तक टोक उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो सर ये तो लद्दाख में मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 49 को, मांच निम्नलिखित में से किस राज्य के एक प्रमुख नृत्य है? बताइए साथी मांच किस राज्य के एक प्रमुख नृत्य है? तो साथी याद रखिएगा मध्य प्रदेश की है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 50 क्या याद रखा है? मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस प्रकार के नृत्य के लिए व्यापक रूप से जाने जाते थे? बताइए साथी मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई ये किस प्रकार के नृत्य के लिए व्यापक रूप से जाने जाते थे? तो साथी याद रखिएगा भरतनाट्यम के लिए। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 51 को, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व कर्नाटक में अवस्थित नहीं है? बताइए साथी कौन सा टाइगर रिजर्व कर्नाटक में अवस्थित नहीं है? तो सर जी भद्रा है कर्नाटक में, दांडेली अंशी है, नागर हो, लेकिन साथ ही पेंच नहीं है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 52। अलमाटी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? अलमाटी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो सर जी कृष्णा नदी पर किया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 53 कॉल करिए। कल सूबाई चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? कल सूबाई चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो साथ ही याद रखिएगा महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 54 को, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है? बताइए साथी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है? तो साथी याद रखिए कंवर झील है। ऑप्शन भी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 55 को, पश्चिम मध्य रेलवे जोन कहाँ स्थित है? पश्चिम मध्य रेलवे जोन कहाँ स्थित है? तो साथ ही याद रखिएगा जबलपुर में स्थित है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो मेरे दोस्त फाइनली यह आपका ओरिजिनल पेपर का टोटल 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब बताइए मेरे दोस्त आप सभी का आज के सेशन का पूरे 55 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? ईमानदारी के साथ बताएंगे सभी साथी। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आपने पूरे 55 का 55 इसी क्लास में क्वेश्चन को याद कर लिया होगा। दोबारा क्लास देखने की जरूरत नहीं है। जो साथी आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछेगा, क्योंकि इस बार आप सभी का एक सीट चाहिए, क्योंकि भाई इस ठंडी आप सभी को एक सीट लेनी है। आपका मान के चलिए सितंबर अक्टूबर में पेपर होगा एमटीएस का, और इसका जो लास्ट में आपका रिजल्ट आएगा वो नवंबर में ही आएगा,
है ना साथी। तो उसके लिए तैयार है मेरे दोस्त। तो डेली का डेली क्लास करिए, जीके, मैथ, रीजनिंग, आप यही इंग्लिश क्वेश्चन को पढ़िए और इस बार अपनी एक सीट पक्की करिए। ओके दोस्त, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी दोपहर 12:30 पर एक नई क्लास के साथ। तो वो क्लास 12:30 के आपके लिए दमदार होगी, क्योंकि साथी हमने हिस्ट्री की क्लास लिया था कल एक क्लास, तो आज वो हिस्ट्री का सारे क्वेश्चन आपका कंप्लीट होने वाले हैं। तो दोपहर 12:30 पर हो सकता है कि 50 to 60 क्वेश्चन कर सकते हैं भाई। ओके, तो तैयार रहेगा दोपहर 12:30 पे, नोटिफिकेशन को ऑन करिए। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।